तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी है, समझनी है। आइए उसको शुरू करते हैं ताकि हमको समझ में आ सके। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ ए माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने बताया है और आपको मैंने हमेशा बताया है कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। विदाउट एनसीईआरटी आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। पूरे एग्जाम में एनसीईआरटी जो है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए भी, क्योंकि एनसीईआरटी ही से ही एनडीए पेपर तैयार करता है और एनडीए का पूरा जो शेड्यूल है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है। आपको एनसीईआरटी का बेसिक मॉड्यूलेशन समझ में आ जाएगा। दूसरा, एनसीईआरटी और साइड बुक में ये डिफरेंस हो जाता है कि साइड बुक में कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, और इसमें क्या होता है ना कि इसमें थ्रू आउट द पूरे का पूरा कुछ ना कुछ आपको हर एक चंक, हर एक पैराग्राफ में कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके नोट्स के साथ साथ ये बुक की रीडिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। पूरी बुक पढ़ा पाना मुश्किल है एक ही मतलब फ्लो में। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट हेड्स हैं, उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको समझ में आ सके और ताकि आप चीज़ों के बेसिक मॉड्यूलेशन को समझ सकें। ठीक है। इससे आपको भी समस्या नहीं होगी और इससे मुझे भी समस्या नहीं होगी। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। अब हम बात करते हैं एक शुरुआत इंट्रोडक्शन ऑफ ए माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें एक सिंपल सी तुमको बात उसने बोली है कि ऑब्वियस सी बात है कि सोसाइटी नीड्स मेनी गुड्स एंड सर्विसेज इन देयर एवरी फूड्स एंड इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक रोड्स एंड रेलवेज। ऑब्वियस सी बात है, हर एक सोसाइटी को एक जरूरत होती है किस चीज की? एक बेसिक कंजम्पशन तो चाहिए ही चाहिए आपको। आप किसी भी फील्ड में है, किसी भी इकोनॉमिक, किसी भी कंट्री में है, आपको बेसिक कंजम्पशन के लिए जरूरतें तो चाहिए ही चाहिए। नो इंडिविजुअल इन सोसाइटी टू बिगिन विद has all the things मतलब she needed. Every individual has some amount of only a few of all goods and services that she would like to use. A family farms maybe own a plot of land, some greens, some farmings, maybe pair of bullocks and also the labor services. ठीक है। कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है, देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसने समझाने की कोशिश की है हमें। इसने हमें क्या समझाने की कोशिश की है कि देखो कोई भी इंसान होगा, कोई भी सोसाइटी होगी, उस सोसाइटी के लिए ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन बहुत जरूरी है। इस सोसाइटी के लिए कंजम्पशन बहुत जरूरी है। ठीक है। कंजम्पशन जरूरी है। अब कंजम्पशन दो पार्ट्स में होंगे, या तो गुड्स में होंगे या तो सर्विसेज में होंगे। ठीक। बट इसने ये बोला है कि जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी, जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन है चाहे पॉपुलेशन है, इनके पास इतना नहीं है कि हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाए। पार्टली हम देखें तो हर एक इंडिविजुअल तो हर रिसोर्सेज का, एवरी रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में, क्या हम उसका इस्तेमाल कर पाते हैं? आइदर उसके अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, आइदर उसके किसी और भी पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। बट कहने का तात्पर्य यह है कि हम हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, वो हर रिसोर्सेज का पार्ट नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। ठीक है। अब मैं कहूं कि भाई मुझे बुगाडी भी चलानी है, मैं कहूं कि मुझे मर्सिडीज भी चलानी है, मैं कहूं कि मुझे ऑडी भी चलानी है, मैं कहूं कि मुझे जगुआर भी चलानी है, मैं कहूं कि मुझे लैंड रोवर भी चलानी है, तो उसके लिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ होना चाहिए ना। कहां से हो पाएगा? तो अगर मेरी औकात जो है, मेरी औकात इन द सेंस का मतलब कि अगर मारुति सुजुकी चलाने की है तो मैं मारुति सुजुकी ही चलाऊंगा ना। मैं कहां से मजराटी चलाने लगूंगा? तो कहने का मतलब यह है कि हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को हर रिसोर्सेज इस्तेमाल कर पाना बड़ा ही मुश्किल है और वो कर भी नहीं पाएगा। ठीक है। अब देखो इस पूरे के पूरे टॉपिक से ये समझाना चाह रहे हैं कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। ये क्या समझाना चाह रहे हैं? ये समझाना चाह रहे हैं स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज जो हैं आपके स्केर्स हैं और उनका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रही है? उनका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर पाता है। एक बेसिक एमिनिटीज में उसका इस्तेमाल हम कर पाएंगे। ठीक है। आगे देखिए। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको इंपॉर्टेंट हेड्स में दिया गया है। ये आपको नोट्स में, किताब के नोट्स में मिल जाएंगे, मगर ये जरूरी है आपके लिए पढ़ना। ठीक है। इसको पढ़ना, इसको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। आइए देखें क्या कहता है ये हमसे। पहला तो बोला है बाय गुड्स आर मींस ऑफ फिजिकल और टेंजिबल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स एंड नीड्स। ठीक है। द टर्म गुड शुड बी कंस्ट्रक्टेड विद द टर्म सर्विसेज which captures the intangible satisfaction of a wants and need as compared to good food items and clothes
which are complex, which are example of the goods, and think as a task for a doctor, as a teacher perform as example of services. ऑब्वियसली बात है, एक बेसिक डिफरेंस आपको समझाने की यहाँ बात की है, यहाँ पे बात की है गुड्स एंड सर्विसेज के बीच का डिफरेंस। गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस क्या होता है भाई? गुड्स का मतलब जिनका फिजिकल हो, टेंजिबल हो, ये पेन हो गया, ये ऑब्वियसली बात है, ये माउस हो गया, ये आपका कप हो गया, बात समझ में आई कि नहीं समझ में? ये चश्मा हो गया, ये फिजिकल है। बट ये फिजिकल है ना, इसको आप टच कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं हम। बट सर्विसेज का मतलब क्या हो गया? सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए टीचर, आप मोबाइल में बैठे हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे पढ़ाते हुए देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये सर्विसेज हो गए। दूसरा, बाय इंडिविजुअल वी मींस, बाय इंडिविजुअल वी मींस, इसे बोला है कि बाय इंडिविजुअल वी मींस एन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट। अ डिसीजन मेकिंग यूनिट कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप लाइक अ हाउस होल्ड, अ फर्म और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर इसने इंडिविजुअलिटी की बात की है, तो इंडिविजुअलिटी में इसने ये कहा है कि भाई कोई एक इंसान हो सकता है, एक वन पर्सन भी हो सकता है, एक वन पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, और कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि भाई यहां पे इंडिविजुअल का मीन्स क्या है? इंडिविजुअल का मीन्स हो गया आपके पास क्या है? इंडिविजुअलिटी का मतलब हो गया कि वो तो या तो ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, या एक पर्सन हो सकता है, या कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है। यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में क्या बोला? बाय रिसोर्सेज वी मीन दैट गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज लैंड, लेबर, टूल, मशीनरी एक्सेट्रा। बाय रिसोर्सेज ऑब्वियस सी बात है, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये आपकी सिंपल सी बात है कि रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया? लैंड का, लेबर का, टूल्स का, मशीनरी का, इन सभी का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं? आप किसी दूसरे प्रोडक्ट को यानी किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, बात समझ में आई? बात समझ में आई तो इसलिए बोलो अच्छा आदमी। आगे देखो, ठीक, everyone faces scarcity of resources, has to use a limited resources in the best possible way to fulfill their needs। ऑब्वियस सी बात है भाई, हर इंसान हर रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी हो दुनिया में, भगवान के अलावा बाकी कोई भी हो, वो हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? एवरी रिसोर्स, हर रिसोर्स का इस्तेमाल हम नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई मेरी औकात अगर मारुति सुजुकी चलाने की है, ठीक है, अगर मेरी औकात मारुति सुजुकी चलाने की है, मारुति सुजुकी चलाने की है, तो मैं यही गाड़ी चलाऊंगा ना। मेरी औकात ऑडी की नहीं है, मेरी औकात क्या है? मेरी औकात ऑडी की अगर नहीं है, मेरी औकात ऑडी की नहीं है, मेरी औकात अगर मर्सिडीज की नहीं है, तो मैं कहां से चला पाऊंगा? नहीं चला पाऊंगा। तो हर रिसोर्सेज स्केर्स है, ऑब्वियस सी बात है, उनका इस्तेमाल कैसे कोई इंडिविजुअल करता है ये डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन। In a general, every individual in the society is engaged with the production of some goods and services, and she wants to combination of many goods and services, not all of which are produced by her. Needless to say that there has to be some compatibility between the people in the society collectively want to have and what they produce. For example, the total number of a corn produced. देखो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोला, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ बोला कि एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियस सी बात है, पूरे के पूरे सोसाइटी में आप किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं आप किसी यूनिट में है जहां पे आप किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप बनाते हैं उसको। अब चाहे डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व हो, चाहे इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व हो, बट इन्वॉल्व तो है ना आप। आपके पिताजी किसी पार्टिकुलर सर्विस में काम कर रहे हो, आपके बड़ा भाई किसी पार्टिकुलर सर्विस में काम कर रहा हो, आपकी बड़ी बहन किसी पार्टिकुलर सर्विस में काम कर रही हो, कहने का मतलब यह है कि नीडर ऑफ लेस, किसी ना किसी तरीके से वो इंसान जो आपसे बड़े हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो घर में पैसा ला रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं पैसे का। भाई है कि नहीं? किसी ना किसी तरीके से वो पैसे का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। सॉरी, पैसे का करें, सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो सिर्फ उसी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। भाई कॉम्बिनेशन तो वो बनाएंगे ना, कॉम्बिनेशन तो वो बनाएंगे ना। भाई अगर एक एग्जांपल, एक सिंपल सा फैक्ट मैं लेता हूं और तुमको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि तुमको एक बेसिक
आइडिया समझ में आ सके, ताकि तुमको समझो कि हाँ ये चीजें कैसे काम करती हैं। मेरी बात को समझना है यहां पे। देखो, अब मान लो कि रतन है, मान लो कि रतन जी हैं, रतन जी जॉब करते हैं कहां पे? रतन जी जॉब करते हैं, मैं मान लेता हूं कोलगेट में, ठीक है। किसमें काम करते हैं? कोलगेट में काम करते हैं, ठीक है। अगर रतन जी कोलगेट में काम करते हैं, इनके दो बच्चे हो गए, सुरेश और रमेश। बात समझ में आ रही है? तो अगर घर पे, रतन के घर पे अगर मंजन आता होगा, मंजन आता होगा यानी जो कोलगेट कंपनी का आता होगा, यानी ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट जो आता होगा, क्या वो हमेशा कोलगेट ही आता होगा? क्या हमेशा वो कोलगेट ही आता होगा? हो सकता है कि कभी ये पेप्सोडेंट लेके आए, हो सकता है कि कभी ये पतंजलि का कोई प्रोडक्ट लेके चले आए, हो सकता है कि भाई ये परफोरा का लेके चले आए, हो सकता है कि भाई दंत क्रांति करें। तो यहां पे कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी इंसान जो होता है, या कोई भी इंसान जो कोई भी इंडिविजुअल होता है, किसी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, तो यहां पे जरूरी नहीं है कि वो जो रिसोर्सेज तैयार कर रहा हो या उसी रिसोर्सेज का वो इस्तेमाल करे, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं एज ए टीचर, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होगा कि मैं भी इन सर्विसेज का इस्तेमाल करूंगा खुद के लिए। मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। बात समझ में आ रही है? आई एम अ प्रोवाइडर, मैं आपको कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। ये सर्विसेज मैंने किसी से ली होंगी, किसी दूसरे से ली होंगी, तब जाके ये सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे कहने का मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि, ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान हर अपने बनाए हुए रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। फार्मिंग यूनिट्स, अब देखो एग्जांपल, इसका बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है। द टोटल अमाउंट ऑफ अ कॉर्न प्रोडक्ट्स बाय अ फैमिली फार्म along with the other farming unit in the society must watch a total amount of a corn the people in the society collectively want to consume. If people in the society do not want such much corn in the farming units are capable of producing collectively a part of resources, and these units could have been used in the production of some other goods and services which are high in demand. On the other hand, if a people of a society want more corn compared to the farming units of a production of collectively, the result, the resources used in production are of goods of resources may be relocated to the production of corn. अब यहां पे इसको समझने की कोशिश करो कि यहां पे क्या कह गया। अब मेरी बात को समझना, तुम्हारे पास एक कोई रिसोर्स, एक कोई रिसोर्स है, एक कोई रिसोर्स है। अब रिसोर्स में मैंने बताया था कि लैंड होगा, लेबर होगा, टूल्स होगा या मशीनरी होगी। ऑब्वियस सी बात है, कोई रिसोर्स जिससे आप किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब कोई आपके पास रिसोर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किसी एक प्रोडक्ट ए को तैयार करते हैं, किसी प्रोडक्ट ए को तैयार करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ए को तैयार करते हैं। अब प्रोडक्ट ए उसी बिहाफ पे तैयार होगा जिस बिहाफ पे इसकी क्या हो, डिमांड हो, जिस बिहाफ पे इसकी डिमांड हो। जितनी ज्यादा डिमांड होगी, इस रिसोर्स का उतना ही इस्तेमाल किया जाएगा, उतना ही यूज किया जाएगा प्रोडक्ट ए को बनाने में। अब यहां पे एग्जांपल दिया है कॉर्न का, यानी मक्के का। ये उतना ही इस्तेमाल करेंगे रिसोर्सेज अपना, जितना ये क्या कर सकते हैं, जितना डिमांड होगी कॉर्न की यानी मक्के की मार्केट में। अब इसका एग्जांपल आप किसी पे भी सेट कर सकते हैं। इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि चाहे कपड़े के लिए आप बात कर रहे हो, चाहे मोबाइल फोन्स के लिए आप बात कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज पे बात कर रहे हो, जो रिसोर्सेज पार्टिकुलर इस्तेमाल हो रहे हैं उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, भाई जितनी उसकी डिमांड होगी मुझे उतना ही तो प्रोड्यूस करना है, मैं उससे ज्यादा तो उसको बनाऊंगा नहीं। दूसरा, अगर रिसोर्सेज कम है, सॉरी डिमांड कम है, अगर इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, अगर कॉर्न की डिमांड कम हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये रिसोर्सेज कहां चले जाएंगे, किसी दूसरे प्रोडक्ट बी में, प्रोडक्ट बी में। अगर मैं बोलूं कि लोग मक्के की जगह वीट पसंद करने लगे, चावल पसंद, अरे गेहूं पसंद करने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है इसके रिसोर्सेज अब कहां इस्तेमाल होंगे, इसके रिसोर्सेज अब इस्तेमाल होंगे कहां पे, वीट पे यानी गेहूं पे। क्यों? क्योंकि गेहूं की डिमांड क्या है, हाई है, इन रिस्पेक्ट टू किसके, इन रिस्पेक्ट टू कॉर्न।
मतलब अगर कॉर्न की डिमांड कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है उसके रिसोर्सेज को शिफ्ट कर दिया जाएगा ऐसे प्रोडक्ट पे जहां पे उसका इस्तेमाल हो सके। अब यहां पे ये रिसोर्सेज क्या है, ये है लैंड। यहां पे ये रिसोर्स क्या है, ये लैंड। भाई जहां पे जिसकी जैसी डिमांड रहेगी हम वैसे ही प्रोडक्ट को तैयार करेंगे ना। अगर उसका डिमांडे नहीं है तो उसको बनाने का मतलब ही क्या है, जुट्ठे बना के क्या घर भरोगे। एक एग्जांपल तुमको हम देते हैं। सरोजिनी नायडू की सरकार थी। अब सरकार थी तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि ऑब्वियस सी बात है सरकार गिराने के लिए उन्होंने झूठ मूठ का हल्ला बना दिया कि भाई प्याज महंगी हो जाएगी या चाहे फिर उसकी बात सॉल्ट के बारे में उन्होंने बात की थी कि सॉल्ट महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो एज इन की अगर हम बात करें तो सॉल्ट एक बेसिक नेसेसिटी गुड्स है जिसका इस्तेमाल हर एक परिवार करता है, इवन दो थोड़ा या कम या ज्यादा या जैसे भी हो, मतलब हर परिवार इस्तेमाल करता है। अब क्या हो गया कि जब इन्होंने ये झूठ मूठ की अफवाह फैलाई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोग स्टॉक करना तैयार करने लगे सॉल्ट का। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है ये बेसिक नेसेसिटी है, आप इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, खाने में एक चुटकी ही डालोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमको अगर फ्री में मिलने लगे तो मार झुआ भर दो उसमें, ठीक है, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। अब क्या हो गया कि जब जैसे ही लोग उसको स्टॉक करने लगे हैं तो उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है हाई। तो अब रिसोर्सेज कहां से, अब वो सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होने लगे जो भी नमक बनाने में थे, उनको प्रोडक्शन को ज्यादा इंक्रीज करना पड़ा, टूल्स या मशीनरी जो भी थी उसको इंक्रीज करके उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ा। क्योंकि भाई लोग क्या कर रहे थे, सॉल्ट को इन होल्ड कर रहे थे, स्टॉक कर रहे थे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज की डिमांड को देखते हैं उसके हिसाब से रिसोर्सेज का रिप्लेसमेंट किया जाता है। जैसे जिसकी डिमांड होगी रिसोर्सेज का इस्तेमाल उसको वैसे ही करना है हमको। भाई अगर ज्यादा होगी तो उसमें रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल होंगे, कम होगी तो भैया उसकी रिसोर्सेज की इस्तेमाल हम कम करेंगे। ये एक बेसिक इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है। Any allocation of resources of society may result in a production of a particular combination of a different goods and services. The goods and services must produce which have are distributed among the individual of the society. The allocation of a limited resources and distribution of a final mix of goods and services basic problem faced by society. Obvious सी बात है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो आप कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, कौन सा आपको प्रोडक्ट बनाना है वो डिपेंड करता है उसके डिमांड पे। अब वो डिमांड कैसे पता चलेगी, एक दिन में तो पता चलेगी नहीं, थ्रू आउट द टाइम एक पूरा शॉर्ट रन लगेगा, साल भर 2 साल देना पड़ेगा कि हाँ भाई किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो रही है। अब री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम बात करें किसकी, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहां से क्या होती है, तीन प्रॉब्लम हमारे पास स्टार्ट हो जाती है। यहीं से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी स्टार्ट होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, ये तीन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का। यानी जो हमारे पास रिसोर्सेज पड़े हुए हैं उनका हम किस तरीके से इस्तेमाल करें कि इन तीन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकें। बात समझ में आई है? इसी को कहा जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं यहां पर। Here we assume that all the goods and services produced in a society are consumed by the people in the society and there is no scope of getting anything from outside the society. In a reality, this is not true. However, in a general point that is being made, there is a compatibility of a production and consumption of a goods and services hold for any country or even for the entire world. By allocation of a resources, we means how much of a which resource is devoted to the production of each units of goods and services। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फैक्टर इसने बोल दिया है, इसने बोला है कि here we assume that all the goods and services produced in a society are consumed by the people in the society and there is a no scope of getting anything from outside the society। मतलब कि उसी सोसाइटी के बीच में उसका प्रोडक्शन होना है और उसी सोसाइटी से
आपको कंज्यूम करना है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो रिसोर्सेज जो भी इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इवन दो आपकी सोसाइटी में भी हो सकता है, प्लस उसके साथ जो वर्ल्ड की ज्योग्राफिकल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें भी वो आएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, वीट तो सिर्फ इंडिया में नहीं होता है ना। वीट क्या सिर्फ इंडिया में होता है? वीट क्या सिर्फ इंडिया में होता है? इंडिया में होता है। और क्यों? ऑब्वियस सी बात है, ये यूएस में भी होगा, ये चाइना में भी होगा, ये इजराइल में भी होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, वीट का अगर गेहूं की अगर हम बात करें तो वो हर जगह प्रोड्यूस्ड है, हर जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है, लोग खा रहे हैं, ब्रेड में हो या फिर रोटी में हो या फिर उसका कोई अलग तरीके का कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, सेटन तैयार कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है भाई वीट का इस्तेमाल तो हो रहा है। यहां पे इसने बोला कि कंपैटिबिलिटी ऑफ ए कंजम्पशन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज होल्ड फॉर एन एनी कंट्री और इवन फॉर द एंटायर वर्ल्ड बाय एन एलोकेशन द रिसोर्सेज आर वी मींस हाउ मच इन विच resources is devoted to the production of each of goods and services। यहां पे इसने कहा कि हम कितना रिसोर्स को होल्ड करते हैं, यानी हम उस रिसोर्स का इस्तेमाल कितना करेंगे, हाउ मच सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस रिसोर्स का कितना इस्तेमाल करें, हाउ मच हम कितना इस्तेमाल करें कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज को हम उसके अल्टीमेट लेवल तक प्रोड्यूस कर सकें। भाई हमको तो ये पता होना चाहिए ना कि उस रिसोर्स है, जो मेरे पास लैंड है, जो मेरे पास लेबर है, जो टूल है, जो मशीनरी है, जो रिसोर्स मेरे पास अवेलेबल है, उसका इस लेवल पे इस्तेमाल कर पाए जिस लेवल पे वो गुड्स एंड सर्विसेज हम बना पाए। मेरी बात को समझना। अब देखो, ये प्लास्टिक की बनी पेन है, ये प्लास्टिक की बनी पेन है, ऑब्वियस सी बात है आपके अराउंड प्लास्टिक बहुत सारे। प्लास्टिक जब भी आप बना रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको अबेंडेंट, अगर ठीक है मान लो कि वो कहते हैं कि प्लास्टिक अबंडेंट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर चीज आप प्लास्टिक ही बनाते चले जाइएगा कि भाई फ्री का मिला है कुछ भी बनाते चलो, उसका एकदम एक्सट्रीम बना दो, नहीं कर सकते आप। एक पार्टिकुलर डिमांड है, उस डिमांड के ही हिसाब से आप तो बनाएंगे ना। चलो ठीक है, तुम्हारी सोसाइटी में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होगी, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अपनी सोसाइटी के हिसाब से प्रोड्यूस करोगे। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, सोसाइटी से तुम जाओगे एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, एक पार्टिकुलर शहर में, एक पार्टिकुलर कंट्री में, एक पार्टिकुलर दूसरे रीजन में चले जाओगे, तो वहां पे उसकी डिमांड अलग अलग है। तो तुमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इसी तरीके से करना है कि उसके अल्टीमेट लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक पहुंच सको, यानी अल्टीमेट लेवल ऑफ मेकिंग तक पहुंच सको, कि जहां तक उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस लेवल तक जाने की। ठीक है, गेहूं अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम खाली गेहूं ही प्रोड्यूस करेंगे। चावल हम प्रोड्यूस करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम सिर्फ चावल ही प्रोड्यूस करेंगे। अगर हम चाय बनाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम सिर्फ चाय ही प्रोड्यूस करेंगे। उसका लेवल ऑफ डिमांड देखना है तो वो पूरे इंटायर वर्ल्ड में या इंटायर रीजन में, इंटायर कंट्री में, इंटायर डिस्ट्रिक्ट में, इंटायर सिटी में क्या हिसाब से उसका डेवलपमेंट है और किस हिसाब से उसकी डिमांड है। यहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कितना बनाना है। मेन समस्या तो यही है, रिसोर्सेज तो है हमारे पास बट बनाना कितना है हमें, ये हमें नहीं पता है। व्हाट इज प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, सिंपल सा फैक्ट तुमको दे दिया कि कौन सा प्रोडक्शन हम किस क्वांटिटी के हिसाब से बनाएंगे। Every society must decide and how much of each of many possible goods and services it will be produced, whether to produce more of foods, clothing, housing, or to have a more luxury goods, whether to have a more agriculture goods or have a industrial products and services, whether to use more resources in education, health, to use more resources in building military services, whether to have a more basic education, more higher education, and whether to have a more consumption goods or to have a investment goods like machine or which will boost the production of a consumption tomorrow। अब यहां पे तुमको सीधा सीधा फैक्ट में तुमसे बोल दिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी, व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या हो गया कि एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड हाउ मच ऑफ ईच पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज, जो यूनिट्स हमारे पास हैं हम कितना बनाएं कि हमारे पास सफिशिएंट हो। ऑब्वियस सी बात है भाई, कंज्यूमर गुड्स तैयार करेंगे आप कंज्यूमर के लिए बनाएंगे, कंजम्पशन के लिए बनाएंगे भाई। कि आप लग्जरी गुड तैयार करेंगे, आप लग्जरी गुड्स तैयार करेंगे, आप क्लोथ तैयार करेंगे, कपड़ा बनाएंगे, कि आप कंजम्पशन गुड्स बनाएंगे, आप कंजम्पशन गुड्स बनाएंगे, कि आप इन्वेस्टमेंट गुड्स बनाएंगे,
कि आप एजुकेशन पे पैसा खर्चा करेंगे, पैसा कि हायर एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप पैसा, आप जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे कहाँ, किस फील्ड में आप, सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस जगह पे, किस गुड्स में, किस सर्विसेज में आप उस पार्टिकुलर रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी एंड हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, कैसे इनको तैयार करना है। दो ही तरीके से किसी प्रोडक्ट को आप तैयार कर सकते हैं, या तो वो कैपिटल इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव हो, या फिर लेबर इंटेंसिव हो। या तो किसी लेबर के द्वारा तैयार किया गया हो, या तो किसी मशीन के द्वारा तैयार किया गया हो। अब यह भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। भाई अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके यहाँ नौकरियां कम है, तो ऑब्वियस सी बात है आप किस में इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे लेबर इंटेंसिव टेक्निक। भाई जैसे अगर इंडिया की जैसी अगर हम बात करें, इंडिया जैसे देश की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, एक बेसिक अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अच्छा, इस कंट्री के पास पैसा होने के बावजूद भी ये क्या कर सकती है, ये सिर्फ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे ही जा सकती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ही जाएगी, क्योंकि भाई इसको अपने लोगों के लिए कुछ तो देना होगा ना। यहाँ पे ये हो सक यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये कैपिटल इंटेंसिव में नहीं जा सकते, ये मशीन नहीं तैयार कर सकते, मशीन से किसी प्रोडक्ट को तैयार नहीं करते हैं, तैयार होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द वर्क जो है वो लेबर इंटेंसिव किया जाता है। यूएस वगैरह में कैपिटल इंटेंसिव है, चाइना पूरा कैपिटल इंटेंसिव प्लस लेबर दोनों को इसने इंक्लूड कर दिया है भाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम बनाएंगे प्रोडक्ट, बट कैसे बनाएंगे ये डिपेंड करता है। अब वो डिपेंड करता है कि हम अपनी सोसाइटी के बारे में जाने कि हमारे सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट का लेवल है कैसा है। फॉर हुम आर दीज गुड्स एंड प्रोड्यूस, भाई किसके लिए बनाओगे। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से तुम तैयार करते हो, मशीन से तैयार करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम अगर किसके लिए बनाओगे, लग्जरी गुड्स बनाओगे, लग्जरी लोगों के लिए बनाओगे, मिडिल क्लास के लिए बनाओगे, लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाओगे, पुअर लोगों के लिए बनाओगे। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे समझो, पूरी की पूरी जो सोसाइटी है वो चार लोगों पे ही डिपेंड करती है। जो सोसाइटी है, कोई भी किसी भी कंट्री की जो सोसाइटी होती है, वो बेसिक तीन कैटेगरी में आती है। एक आएंगे रिच, एक आएंगे मिडिल, जिनको मिडिल क्लास कहा जाता है, हमारे और आप जैसे लोग, और एक जैसे पुअर लोग आते हैं। अब इसी में आगे पीछे खेलते जाइए, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर पुअर, लोअर पुअर, एक मतलब एकदम गरीब, एकदम शुद्ध देसी गरीब, उसके बाद थोड़ा सा वो जो अभी नए नए गरीब बने हैं, फिर जो अभी एकदम गरीबी पे रेखा पे जा रहे हैं, एक मिडिल क्लास, एक अपर मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास। तो इसी में खेले जा रहे हैं, रिच पीपुल, गरीब पीपुल, ये सब जो सिचुएशंस हैं ये सोसाइटी पे ही डिपेंड करती हैं। सोसाइटी इन तीन बेसिक फैक्टर्स पे काम करता है भाई। एक रिच सोसाइटी हो गई, एक मिडिल क्लास सोसाइटी हो गई, एक पुअर सोसाइटी। अब आपको देखना है कि आप किसके लिए तैयार कर रहे हैं, अमीरों के लिए बना रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए बना रहे हैं, पुअर के लिए बना रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन पे, ये डिपेंड करता है किसके, आपकी पॉपुलेशन के। भाई आपकी पॉपुलेशन की औकात कैसी है, मतलब आपकी पॉपुलेशन रिच सोसाइटी में आती है, आपकी पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है, आपकी पॉपुलेशन पुअर सोसाइटी में आती है। जैसा जिसका रेशियो होगा उसके हिसाब से गुड्स को तैयार किया जाएगा। अगर मैं बोलता हूं कि मेरी सोसाइटी में 10% रिचर है, मेरी सोसाइटी में 30% हमारे मिडिल क्लास के हैं और 60% पुअर हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो अराउंड इन्हीं दो लोगों के बीच तैयार होगा, वो अराउंड इन्हीं दो लोगों के बीच में तैयार होगा। इनके लिए तो भाई ऑब्वियस सी बात है, ये रिच सोसाइटी में है तो ऑब्वियस सी बात है ये उस रिसोर्सेज को बाहर से आउटसोर्स भी तो कर सकते हैं ना भाई। अब बैलेंसियागा यहां नहीं बनेगा, कहां बनेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है वो यूएस में बन रहा होगा, कहीं चाइना में बन रहा होगा, वहां से इंडिया में वो ऑब्वियस सी बात है वो मंगा सकते हैं। कोई महंगी गाड़ी होगी, वो रिसर्च सोसाइटी है, वो 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ दे सकता है, उसकी औकात है। बट एक मिडिल क्लास की औकात अगर 10 लाख की गाड़ी में चढ़ने की है, तो उस 10 लाख की गाड़ी की जगह वो 20 लाख रुपए नहीं देगा, उसकी औकात 10 लाख की। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि हम किसी भी प्रोडक्शन, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं, बट उस सोसाइटी के हिसाब से बनाएंगे, उस सोसाइटी की क्या औकात है, उस सोसाइटी क्या हमारे पास उस लेवल पे है कि नहीं है। अगला आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का क्या मतलब हो गया, the scarce resources have alternative uses and every society has decided and how much of each of resources to use in the production of a different goods and services. In other words, every society has to determine how to allocate its scarce resources in different goods and services.
हर सोसाइटी को पता है कि उसको अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कहां एलोकेट करना है, कितना इस्तेमाल किस रिसोर्स का करना है किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में। उसको पता है कि कितनी जमीन में कितना गेहूं उगता है, कितनी जमीन में कितना मक्का उगता है, कितनी जमीन में कितना चावल उगता है, कितनी जमीन में कितनी सब्जी उगती है, ये सबको पता है जो भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं। एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव इकोनॉमी, इसमें देखो बोला है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड ए गिवन स्टॉक ऑफ ए टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। भाई देखो यहां पे एक सिंपल सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक सिंपल सा मतलब होता है कि आपके पास जितने भी कॉम्बिनेशन हो, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन रिसोर्सेज, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे किसी दो प्रोडक्ट को तैयार करने में किसी गिवन रिसोर्सेज के दिए होने पर। मेरी बात को समझना है इसको। मेरे पास अ यूनिट ऑफ लैंड है, यूनिट ऑफ लैंड है। अब हम मानते हैं कि मेरे पास मान लो कि इतनी जमीन है, ठीक है। अब इस जमीन में हम कितना वीट उगा सकते हैं, कितना राइस उगा सकते हैं, कितने पल्सेस उगा सकते हैं, कितने वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है किसी दो कॉम्बिनेशंस को लेके। क्या तुम गेहूं के साथ तुम कितना वेजिटेबल उगा सकते हो और चावल के साथ कितने पल्सेस उगा सकते हो। भाई गेहूं और चावल तो एक साथ उगेगा नहीं। भाई किसी किसी शहर में होता है, किसी किसी देश में होता है कि गेहूं चावल एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। बट गेहूं चावल तो एक साथ नहीं होगा ना। गेहूं के साथ हम वेजिटेबल पल्सेस को लगा दिए या पल्सेस के साथ हम चावल को लगा दिए। भाई एक दो कॉम्बिनेशंस आपको तैयार करने ही करने होंगे। इसके साथ ये जाएगा, वीट के साथ वेजिटेबल चला जाए, पल्सेस चले जाए, या राइस के साथ पल्सेस या वेजिटेबल चला जाए। अब ये डिपेंड करता है इन्हीं, अब ये पॉसिबल मैनर है कि कितना राइस उगेगा, कितना वेजिटेबल उगेगा, ये डिपेंड करेगा उस पार्टिकुलर प्रोडक्शन में जो हाथ लगाया है। मेरी बात को समझो। अगर हम कॉम्बिनेशन ले किसका, वीट का और वेजिटेबल का, भाई एक ही यूनिट ऑफ लैंड है। अब उसको एक बिस्सा मानो, एक बीघा मानो, एक एकड़ मान लो, कुछ भी मान सकते हो तुम भाई, वो तो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अब हम बोले कि अगर हम 1 कुंटल चावल, मैक्स टू मैक्स 1 कुंटल चावल हम यहां से उगाते हैं, 1 कुंटल चावल या 10 कुंटल चावल हम उगाते हैं यहाँ पूरे के पूरे जमीन में, हम 10 कुंटल चावल हमको मिलता है। तो अगर 10 कुंटल चावल हम बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 कुंटल ऑफ वेजिटेबल्स होंगे। पूरा का पूरा रिसोर्स कहाँ इस्तेमाल कर दिया हमने, वीट में इस्तेमाल कर दिया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है बाबू, थोड़ा सा छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं। भाई ये 8 कुंटल हो गया, तो ऑब्वियस बात है वेजिटेबल कितना हो जाएगा, 2 कुंटल हो जाएगा। फिर कहा कि चलो ठीक है थोड़ा सा गेहूं को कम करो, ये 6 कुंटल हो गया, तो ये 4 कुंटल हो गया। ओहो, फिर तुमने कहा कि चलो ठीक है भाई सब्जी का मार्केट बड़ा हो रहा है, सब्जी का मार्केट बड़ा हो रहा है, तुमने इसको 4 कुंटल कर दिया, ये 6 कुंटल हो गया। फिर तुमने कहा कि ओहो चलो ठीक है थोड़ा सा कम करो, तो ये 2 कुंटल हो गया। फिर ये तुम्हारा क्या हो गया, 8 कुंटल हो गया। फिर ये 0 कुंटल हो जाएगा और ये 10 कुंटल हो जाएगा। तो यहां तुमने देखा कि तुम रिसोर्सेस को डाइवर्ट कर रहे हो, किसी दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को तैयार किया। एक तरफ तुम्हारे पास व्हीट रहा था, एक तरफ तुम्हारे पास वेजिटेबल रहा था, इन दोनों का तुमने अलग अलग कॉम्बिनेशन तैयार किया। बात समझ में आई। देखो अब यहां पे देखो पॉसिबिलिटी क्या है। एक पॉसिबिलिटी तुम्हारे साथ कॉर्न की और कॉटन के साथ दी हुई। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक फार्म था, एक लैंड था जिसपे भाई ऑब्वियस सी बात है कॉटन 10 कुंटल उगा रहे थे, जहां पे 0 कुंटल ऑफ कॉर्न हो रहा था। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनी, यहाँ पे 9 कुंटल बनने लगा, ये 1 कुंटल बनने लगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हुई, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। और लास्ट पॉसिबिलिटी में कॉर्न ज्यादा हो गया और कॉटन 0 हो गया। एकदम सेम एज इट इज। भाई क्विंटल ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन तो यही हो गया ना कि भाई एक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तुम किसी दो प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हो और उनमें रिसोर्सेज के साथ खेल रहे हो। या तो कभी तुम एक प्रोडक्ट को ज्यादा बनाओगे जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, एक प्रोडक्ट को कम करोगे जिसकी डिमांड कम होगी। तो इसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। समझ में आ गया।
आगे देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आपके सामने तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ से क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझना होगा। ऑब्वियसली बात है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था कॉर्न का, और यहाँ पे एग्जांपल दिया था कॉटन का। ये जो लाइन है आपकी कॉर्न की है, और ये जो लाइन है ये आपकी क्या है, कॉटन की है। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास तैयार होती है। एक तरफ अगर कॉटन ज्यादा होगा, देखो यहाँ पे अगर कॉटन ज्यादा होगा तो यहाँ पे कॉर्न कम होगा। देखो, एक फिर अगर यहाँ पे कॉटन ज्यादा होगा तो यहाँ कॉर्न कम होगा। अगर हम यहाँ कॉर्न बढ़ाएंगे तो कॉटन हमारा कम हो गया, यहाँ पे एकदम कम हो गया। देख लो, तुम्हारे सामने की बात है, देखिए इसको। यहां पे आपका कॉर्न ज्यादा है, और यहां पे आपका कम है। अगले सिनेरियो में देखिए, यहां पे आपका कॉर्न ज्यादा है, और इसी सिनेरियो में आपका कॉटन कम है। यही एक बेसिक इसका कंसिडरेशन है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो आपका इसी तरीके से तैयार होगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन में तैयार होगा। यहां पे देख लो, यहां पे तुम्हारा यहां पे यहां तक दिया हुआ है। अब तीसरे पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक रहेगा। यहां की बात करो तो यहां से लेके यहां तक गया, और ये यहां से यहां तक ही रह गया। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, क्वेश्चन इससे बन जाएगा, बट बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा आगे पीछे वाली बात नहीं। अब आता है तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव यू हैव। एक सिंपल सा वन लाइन आंसर, बेस्ट अल्टरनेटिव यू हैव। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोडक्ट को छोड़ते हैं जब दूसरे प्रोडक्ट पे हम चले जाते हैं, एक यूनिट मतलब एक किसी चीज को छोड़ के हम दूसरे के पास चले जाते हैं भाई, तो उसको जो हम छोड़ते हैं उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मेरे पास ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं जिंदगी भर एंड्रॉयड यूज किया, मैं जिंदगी भर एंड्रॉयड यूज किया, अचानक से मुझे मन किया कि मैं कहाँ चला जाऊं, एप्पल के पास चला जाऊं। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, एंड्रॉयड। दूसरा एग्जाम्पल, भाई मुझे पसंद थी बाइक, अब बाइक में मैं बुलेट चलाया, अचानक से मुझे जावा पसंद आ गई। मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, बुलेट। बेस्ट अल्टरनेटिव यू हैव। भाई आप एक यूनिट को छोड़ के जब दूसरे यूनिट के पास चले जाते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और कुछ इसमें ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपके पास सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात कर रहा है। सेंट्रल प्लान इकोनॉमी यानी देखो तीन तरह की आपके पास इकोनॉमी होती है, किसी भी सोसाइटी में तीन तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है आपकी भाई ऑब्वियस सी बात है, एक होगी मिक्स्ड इकोनॉमी, एक होगी मिक्स्ड इकोनॉमी, एक होगी मिक्स्ड इकोनॉमी, एक होगी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको सोशल इकोनॉमी भी कहा जाता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। और एक होता है आपका क्या बताइए, एक तो मिक्स्ड आपने देख ही लिया, एक मिक्स्ड आपने देख लिया, दूसरा बताइए। एक हो गया सोसाइटी जिसको सोशलिस्ट कहा जाता है, और एक क्या होता है आपके पास, एक होता है आपके पास मार्केट इकोनॉमी। ये तीन इकोनॉमी आपको दी हुई, इन तीन इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस आपको समझना होगा। आइए इसको समझते हैं, तब हमको मजा आएगा। आइए, लास्ट इसका यही है, इसके बाद से ये चैप्टर जो है आपके हाथों में। भाई एक तरफ मैंने बोला कि एक तरफ मैंने बोला कि भाई मेरे पास सोशलिस्ट इकोनॉमी थी जिसको सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बोला गया, एक तरफ मैंने बोला कि मेरे पास मार्केट इकोनॉमी है, और एक मेरे पास बोला गया भाई कि मेरे पास मिक्स्ड इकोनॉमी है। अलग अलग नाम से इसको आपको सिनेरियो को समझाया जाएगा। मिक्स को सेंट्रली प्लान कह दिए, मार्केट को कैपिटलिस्ट मार्केट कह दिए, सोशलिस्ट मार्केट को आपको क्या कह दिए,
सॉरी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को आपको आपको कह दिए कि भैया कि वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, और एक हो गया आपका मिक्स इकोनॉमी। अब देखिए यहां पूरे के पूरे तीनों के बेस को समझिएगा क्या कहता है। हम शुरुआत करते हैं मार्केट इकोनॉमी से। मार्केट इकोनॉमी जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गई, ये जो सोसाइटी होती है, ये सोसाइटी यहां पे जो बायर होता है वो डिसाइड करता है प्राइस को। क्यों डिसाइड करता है? क्योंकि यहां की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं रिचर या अपर मिडिल क्लास की सोसाइटी में आती है, अपर मिडिल क्लास की सोसाइटी में आती है, जहां पे ये एजुकेशन से ऊपर उठ चुके हैं, जहां पे इनके पास हायर इनकम है, इनकम की स्टेबिलिटी इनके पास है, तो ये जो सोसाइटी होती है, ये सोसाइटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रही जाती है। जैसे यूएस वगैरह में, यूएसए हो गया, यहां पे प्राइस जो डिसाइड करेगा वो यूएस ही डिसाइड करता है भाई, अब सॉरी बायर ही डिसाइड करता है। बायर को क्या चाहिए? अब यहां पे तुम समझोगे कि सर बायर कैसे डिसाइड करेगा। देखो, डिपेंड करता है इन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट कि उस मार्केट में बायर कैसा है। ठीक है, बेचने को तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, मगर कहने का मतलब यह है कि उस बायर को क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। वहां पे वो पैसा पेमेंट कर रहा है तो वो क्वालिटी चेक करेगा कि हाँ भाई उसको उस बेस क्वालिटी पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने ये पेन बनाई, जो अनलिमिटेड टाइम तक चलेगी, अनलिमिटेड टाइम तक चलेगी, जिसमें आपको इंक भराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इंक मत भरवाइए, अनलिमिटेड टाइम तक इसको चलाइए। अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो यहां पे मैं इसके $50 भी चार्ज कर सकता हूं। गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं मार्केट में, चाहे सेलर किसी भी प्राइस पे मांगे, अनलेस एंड अनटिल वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। भाई क्वालिटी नहीं रहेगी तो बायर पैसा देगा ही नहीं वहां पे। आप कुछ भी नहीं बेच सकते हैं उस मार्केट में। जैसे इंडियन मार्केट में आप चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, आप हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, बट इस मार्केट में आप चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। ठीक है, $1 स्टोर्स भी हैं, बट वो जो $1 स्टोर्स हैं उनकी भी क्वालिटी उस $1 के मुकाबले उतनी ही अच्छी। अगर वो $1 का दे रहा है तो उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी भी $1 की ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो 5 सेंट और तुम्हारे 10 सेंट और 15 सेंट और 20 सेंट के बराबर होगी, उसकी क्वालिटी उसी लेवल की होगी। तो मार्केट इकोनॉमी एक तरह से समझ लो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पे बायर एंड सेलर मिलकर ही प्राइस को डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यहां पे वो किसी भी प्राइस पॉइंट पे खेल सकता है, किसी भी प्राइस पॉइंट पे खेल सकता है, कोई भी प्राइस पॉइंट रहेगा वहां पे वो खेलने के लिए तैयार है। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी भाई, यहां पे भाई देखो, जैसे युगांडा, उरेना, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ये जो सोसाइटी, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, हटाओ, मतलब जो सोसाइटी वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी, मतलब इन द पूरे वर्ल्ड रीजन में जो वीक सोसाइटी है, जहां पे आप कुछ भी प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते हैं, यहां पे कंट्रोल किसका रहेगा? प्राइस का गवर्नमेंट का रहेगा। गवर्नमेंट पूरे के पूरे प्राइस इंटरफेरेंस को कंट्रोल करती है, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, क्योंकि यहाँ की सोसाइटी गरीब है, पुअर सोसाइटी है, पैसा उतना नहीं है यहाँ पे लोगों के पास। तो यहाँ पे अगर ये पेन, इसी पेन का एग्जांपल लेता हूं कि अगर इस मार्केट में मैं ये पेन लॉन्च करता हूं, तो हो सकता है कि मुझे ₹5 से मैं भी ज्यादा नहीं ले पाऊंगा इस पेन का, क्योंकि भाई यहाँ पे सोसाइटी उस लेवल की ही नहीं है क्योंकि वो मेरा पैसा दे पाएगी। यहाँ पे चीप क्वालिटी आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, या जहां पे पैसा कम देके आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता भी नहीं है आपको, तो यहाँ पे जो प्राइस पॉइंट है वहां कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट के अलावा और कोई डिसाइड नहीं करेगा। इसी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला गया, जहां पे पूरा का पूरा इंटरफेरेंस किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। गवर्नमेंट ही पूरे के पूरे सिनेरियो को कंट्रोल करती है। अगला जो इकोनॉमी हो गया वो हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसको इंडियन मार्केट भी बोला गया। ये भाई इंडिया के लिए ही तैयार किया गया था। ठीक है, इंडियन मार्केट के लिए ही तैयार किया गया था। क्वेश्चन पूछ देगा कौन सी इकोनॉमी इंडिया में चलती है, कौन सी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, तो किस देश के लिए चलती है? यूएस के लिए। अगर आपसे पूछ दे, चाहे आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आ जाएं, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बांग्लादेश के लिए पूछ दे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इकोनॉमी चलेगी। भाई आप उस कंट्री के बेसिक रीजन सोसाइटी को जानिए कि हाँ भाई वो कंट्री की सोसाइटी हमारी खराब है, ऑब्वियस सी बात है गरीब लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी में उसी हिसाब से प्रोडक्ट को दिया जाएगा।
इंडियन मार्केट जो है ये मार्केट इकोनॉमी, यानी मार्केट इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी दोनों को मिक्स किया गया है यहाँ पे। अब कैसे मिक्स किया गया इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ 400 रुपए की भी जीन्स मिलती है और 40,000 रुपए की भी जीन्स मिलती है ना। हमारे यहाँ 5,000 का भी लहंगा मिलता है और 5 लाख का भी मिलता है। हमारे यहाँ 500 की भी घड़ी मिलती है और 5 लाख की भी घड़ी मिलती है। डिफरेंस देख रहे हो। हमारे यहाँ 1 लाख की भी बाइक मिल जाएगी और 10 लाख की भी बाइक मिल जाएगी। क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं है? पाकिस्तान में महंगी महंगी बाइक है बट इतना महंगा है कि वो खरीद ही नहीं पाएंगे, उनके पास अपना प्रोडक्शन नहीं, बट आपके पास तो है ना। ये मार्केट इकोनॉमी, इसको मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है, जहां पे गरीबों के लिए भी सोचा जाता है, जहां पे गरीबों के लिए भी सोचा जाता है और जहां पे अमीरों के लिए भी सोचा जाता है। फिलहाल अभी वक्त तो अमीरों के लिए चल रहा है, बट गरीबों का कोई मतलब ही नहीं है। और कहने का मतलब ये है कि जहां पे एजुकेशन को फ्री किया गया, क्या किया गया, एजुकेशन को फ्री किया गया कि भाई चलो ठीक है हम गरीबों को पढ़ाएंगे, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी में पैसा खर्च किया गया, ठीक है भाई, कि गरीबों को क्या कर सके, मेडिकल फैसिलिटी के हम प्रोवाइड कर सकें। मोस्ट ऑफ द कंट्री में फ्री ही है जो आपके सरकारी अस्पताल से वगैरह होते हैं, ठीक है। राशंस दिए गए आपको, वो भी फ्री दिए गए, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? तो एजुकेशन में आप फ्री भी पढ़ा सकते हैं और आप हायर अमाउंट भी दे सकते हैं भाई। हायर एजुकेशन में अगर आप जाएंगे तो आप पैसा भी खर्च कर सकते हैं भाई। मैं बीएचयू से भी एमबीए कर सकता हूं, मैं उसके बाद से गलगोटिया से भी कर सकता हूं। आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज में जाने की कोशिश करेंगे जहां पे 3,000 4,000 में आपका सीयूटी पूरा का पूरा, आप चाहे बीकॉम करें, एमकॉम करें, चाहे कोई भी कोर्स करें, तो आप सस्ते में निपट जाएंगे। बट यही कोर्स आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना होगा तो ऑब्वियस सी बात है बहुत महंगा पैसा खर्चा जाएगा। वैसे ही मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री है आपके लिए भाई। चाहेंगे तो आप अपोलो में दिखा सकते हैं, चाहे तो आप बड़े किसी लीलावती हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, बट क्यों, आप सरकारी स्कूल हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं हम, ठीक है। राशन फ्री देने की आवश्यकता ही क्यों है, लोगों को फ्री में खाना देने की आवश्यकता है क्यों? क्योंकि गरीबी है भाई। तो कुछ फैसिलिटीज, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं हम फ्री में देते हैं लोगों को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में दोनों लोग भी हैं। हमारी सोसाइटी में पुअर भी हैं, मिडिल भी है मिडिल भी है और रिच भी है, ठीक है। इस हिसाब से इस पूरी की पूरी सोसाइटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बात समझ में आई? बात समझ में आई तो बोलो अच्छा आदमी। इसी के बाद एक पार्ट आता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में समझ लीजिए कि क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। एक बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा बहुत इसमें लॉन्ग डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में एक बेसिक डिफरेंस है, इसको ये समझ लो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स तुमसे कहती है कि किसी भी सिचुएशन को आप उस मैकेनिज्म पे आपने काम किया हुआ है तो आपको पता है कि वो काम कैसे करेगा। पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अरे यार तेल का प्राइस बढ़ गया यार, ये सिचुएशन रही होगी, हमारे पास इजराइल और ईरान की समस्या है और ऑब्वियस बात है उसकी वजह से हमारा तेल का प्राइस बढ़ गया। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, आपको उसके पीछे का मैकेनिज्म पता है और उस मैकेनिज्म के बेस पे, उस फैक्ट पे आप बात कर रहे हैं। बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहेगा, व्हाट ओट टू बी, अरे यार बेवकूफ बना रहे हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार के पास पूरा डम करके रखिए, सरकार बेवकूफ बना रही है। तो यहां पे आप फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, व्हाट ओट टू बी, ये सिचुएशंस की बात कर रहे हैं आप कि अरे ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये इस बिहाफ पे बात करता है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज्म्स आर डिजायरेबल और नॉट, डिजायरेबल है कि नहीं है, व्हाट ओट टू बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सिचुएशन उस पे बात कर रही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप फैक्ट से बात कर रहे हैं, कैसे मैकेनिज्म काम करते हैं आप उसको पता, आप उस पे बात कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, जो हमारा प्लेन ऑफ हार्मोज है उसको बंद कर दिया है ईरान ने, उसकी वजह से तेल यहाँ पे डंप नहीं हो पा रहा है, तेल की वजह से, उसकी वजह से हमारे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी सरकार आपके प्राइस को नहीं बढ़ाएगी क्योंकि आने वाले समय में ऑब्वियस सी बात है, ये फैक्ट पे काम कर रही है कि आने वाले समय में वो चुनाव होने वाले हैं तो भाई वो तेल का प्राइस नहीं बढ़ा सकती है, ये फैक्ट है भाई। बाकी सारी चीजों का रेट बढ़ रहा है बट इसका क्यों नहीं बढ़ रहा है? प्लास्टिक चले जाइए, इतना महंगा हो गया है, जो प्लास्टिक की पाइप्स वगैरह, पीवीसी पाइप्स हैं, इतनी महंगी हो गई हैं कि देखिए सरिया में हम लोग डील करते हैं, सरिया इतना महंगा हो चुका है, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बट
लोगों को पता नहीं है, और ये प्राइसेस हो सकते हैं कि बढ़ेंगे फिर घटेंगे भी नहीं। खैर वो अलग सिचुएशन है, कभी और कभी बात किया जाएगा। फिलहाल अभी तो यही है कि देखो, तुमसे उसने बोल दिया भाई, उसमें उसमें सीधा सीधा बोल दिया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म है, उस फैक्ट्स पे हम काम करेंगे। ठीक है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होगा, नॉर्मेटिव में वो सीधे सीधे तुमसे कह देगा कि व्हाट ओट टू बी, क्या सिचुएशन हो सकती है, वो डिजायरेबल है कि नहीं। बात समझ में? ये रहा आज का टॉपिक। हो सकता है कि आपको मजा आया हो, मुझे तो मजा आया। खैर मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए शुभ रात्रि, टाटा बाय बाय।